नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। वो कहते हैं ना कि लो अब खत्म हुई रंगे गुलाल की दुनिया, आओ अब बेरंग दुनिया में लौट चले। लेकिन उससे पहले आज, क्योंकि दुल्हनडी का पर्व था, होली के अगले दिन जिसको मनाया जाता है, हालांकि बहुत से लोग आज के समय में छोटी होली और बड़ी होली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन होली वो जो पूजन किया जाता जो कल थी, आज दुल्हनडी जिसको रंगों से खेला जाता है। हालांकि कल के लिए भी कई जगहों से शिकायत आई, वो ये कि भाई पुलिस ने जो होली का दहन होता था वो नहीं होने दिया, या बीच में आकर उस अग्नि को बुझा दिया, जलती अग्नि को या प्रज्वलित होती अग्नि को। इसी प्रकार की एक शिकायत दिल्ली के कृष्णा नगर में भी आई, जहां दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने जाकर उसको बुझा दिया। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत तनाव हुआ, हल्का मोटा आपस में वहां लोगों और जो उपस्थित अधिकारी थे उनके मध्य में, लेकिन बाद के अंदर वो मसला सुलझ गया कुल मिलाकर। खैर, जगह जगह आज होली मनाई गई, दुल्हनडी मनाई गई, लोगों ने रंग गुलाल आपस में एक दूसरे से मिले ही। हालांकि बाहर बहुत बहुत कम लोगों को देखा गया कि बाहर जाकर एकत्रित होकर उन्होंने किसी प्रकार का हुड़दंग काटा हो। कुछ लोग जरूर अपनी आदत से मजबूर थे, वो चलता रहा। जगह जगह दिल्ली पुलिस मुस्तैद थी। अगर दिल्ली की बात करूं, शबे बारात का त्योहार भी खुशी खुशी मनाया मुस्लिम समुदाय ने। अनेकों जगहों से लोगों की शुभकामनाएं जरूर आई, चाहे वो हिंदू वर्ग से हो या मुस्लिम वर्ग से हो, और आपसी तालमेल बनाते हुए दोनों त्योहारों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की गई। सभी को नमस्कार। मैं FI इस्माइली, दिल्ली उर्स कमेटी का चेयरमैन, सभी देशवासियों को होली और शब बारात पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको मुबारकबाद देता हूं। पहली बार काफ़ी सालों के बाद शब बारात और होली एक साथ मनाई गई, और कल रात में होलिका भी जली और लोगों ने शब बारात में इबादत भी किया, और बहुत शांतिपूर्ण भाईचारा आपसी मोहब्बत के साथ दोनों त्यौहार हिंदू मुस्लिम समुदाय ने आपस में प्रेम को रख करके मनाया। इसके लिए मैं दिल्ली वासियों को और देश के सभी अपने देशवासियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ। नमस्कार इंडिया एक बार फिर से अपनी ओर से दुल्हनडी पर्व, या जिसको होली कहें, होली पर्व और शबे बारात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। अब वो कहते हैं ना, बेरंग दुनिया में लौटने से पहले आज के रंगों के ऊपर थोड़ी सी अगर चर्चा कर ली जाए तो उसके अंदर ये कि बंगाल की चर्चा करें। बंगाल में हालांकि आज ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा रोड शो किया नंदीग्राम के अंदर। देखिए, हमने पहले भी क्या कहा, कहीं कहीं भाषा का स्तर गिरने लगता है। भाषा के स्तर के अंदर जो शुभेंदु अधिकारी, जो एक लंबे अरसे तक ममता बनर्जी के साथ काम करती रही, आज उन्होंने ममता बनर्जी को बेगम कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपील की कि वहां के नंदीग्राम के लोगों से कि आप बेगम को वोट ना दें। यदि आपने बेगम को वोट दिया तो वो बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। अब कहां तक ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की इनकी टॉन्टिंग होती है। अब यही शुभेंदु अधिकारी है जो कल तक थे। अरे कम से कम आपने बेशक दल बदल लिया है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहे। ऐसा ना हो कि भाई आगे कभी जीवन में मिलना हो, क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं। आप पासा पलटने के या पासा पलटने में, पाला बदलने के अंदर, इसके अंदर आपकी महारत हो गई है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन आप वापस तृणमूल कांग्रेस में आने का भी प्रयास करें कभी भी भविष्य में, तो फिर नजरें मिलाते हुए थोड़ी सी दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि अक्सर वो ईद मुबारक या ईद की मुबारक देती रही है, और जब भी उन्होंने आज होली के लिए भी होली मुबारक कहा। अब देखिए, आप क्या, मुझे ये समझ नहीं आता कि ईद मुबारक देना या ईद मनाना कोई गुनाह है क्या इस देश के अंदर? या तो सरकारी प्रतिबंध लगा दीजिए, कोई ईद मनाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार की चीजें हैं। और हम लोगों की जो भाषा है, जो चलन है, उसमें मुबारक शब्द ज्यादा नहीं करता है। उससे तो बेटर है जिसको कह देते हैं हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हनुमान जयंती। उससे अगर उन्होंने ईद की शुभकामनाएं या होली की शुभकामनाओं की वजह पे जो हमारी जबान पर चढ़ा, उसकी जगह अगर हम मुबारक शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो इसमें क्या गुनाह हो गया, समझ नहीं आता है। सीधी सच्ची सी बात ये कि ये लोग भाषा के स्तर को कहां तक ले जाना चाहेंगे। देखिए, अब क्योंकि ये जो त्योहार थे ये हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। अगर होली की चर्चा करें, सनातनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग बेशक हमारे शास्त्रों के संदर्भ में कुछ भी कहते रहे हैं,
लेकिन उनके कटाक्ष करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये त्यौहार किसी अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं आते, ये त्यौहार आते हैं भारतीय जो हमारा संवत है, जो हमारी देसी महीने हैं, जो हमारी परंपराएं चाहे ज्योतिषीय या शास्त्रीय परंपराएं उसके अनुसार आते हैं। और उसी परंपरा के अंदर हमारी एक मुलाकात हुई एक सबसे, हमें जानकारी मिली इससे पहले। फिर आज नमस्कार इंडिया वहां पर उनसे बातचीत करने गया विजय जी से। और बात यह कि ये सज्जन बेशक जिस भी संस्था से जुड़े हों, धार्मिक संस्था से, लेकिन इनके बारे में जो हमें जानकारी मिली वो ये कि इनको कहीं कुछ चीजें महसूस होती हैं। ये ज्योतिष शास्त्री नहीं है, किसी के ज्योतिषीय प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, कोई इनका प्रोफेशन नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, आम आदमी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से उनको कभी कभी कुछ महसूस होता है। और उस महसूस होने के बाद उन्होंने जिन भी शब्दों का प्रयोग किया या जो भी एक तरीके की भविष्यवाणियां इन्होंने की, वो भविष्यवाणियां सही सिद्ध हुई। जैसे कि कहा जाता है एक समय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई उससे पहले, या भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें 2014 में मिलेंगी या 2019 में मिलेंगी, आदि आदि इस प्रकार की। और उन्होंने अपने प्रूफ भी जुटा कर रखेंगे, मैंने कैसे कैसे एडवांस में ये चीजें भेजी हैं। अब हम इनको ना खाली इसलिए नहीं कह सकते कि भाई कोई वो प्रसिद्धि पाने का कोई नौटंकी कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ना तो इनकी कोई चीज ज्योतिष से जुड़ी हुई है और ना ही इनका ये किसी किस्म का व्यवसाय है। तो मैं सहज मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ जी। और सहज मार्ग में हमें मेडिटेशन का विद्या सिखाई जाती है जी। और जिस टाइम भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो कभी कभी अपने आप कोई चीज़ें दिमाग में ऐसी आ जाती हैं, अगर जो मैं जबान से निकलते हैं उस प्रभु की, बांके बिहारी जी की कहो, सहज मार्ग पे मेरे पे इतनी कृपा है अगर वो सही निकलती है। जी। बहुत बार मैंने इस तरह का देखा है। 1985 में कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कुछ पत्र लिखा था जी। वो सही हुआ जी। उसके बाद 2013 में आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को लिखा, वो भी सही हुआ। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, हमने कहीं सुना, जो हमें जानकारी मिली कि आपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के 4-5 वर्ष पूर्व ही इस प्रकार की आपको अनुभूति हुई और आपने कुछ लोगों के सामने ये बात प्रकट की थी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य। ये जो लोग सहज मार्ग से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सहज मार्ग से जुड़े हुए लोग जो भी ध्यान करते हैं, जो खर्च करते हैं, इस प्रकार की अनुभूति उन सभी लोगों को होती है या ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इस प्रकार की अनुभूति हो रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता किसी को क्या अनुभूति होती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं जी। मानव के कल्याण के लिए। वैसे मतलब वो चीज़ें मैं लिखता हूँ, लिख के भेज देता हूँ स्पीड पोस्ट से। आदरणीय केजरीवाल जी का मैंने बताया, आदरणीय मोदी जी का मैं बता रहा हूँ, उनका पत्र भी मेरे पास है, राजीव जी का भी पत्र मेरे पास है। मोदी जी के लिए क्या भविष्यवाणी की थी आपने और कब की थी? सबसे पहले मेरे को समरी मैंने एक बनाई हुई है। देखिए, मैं एक मिनट आपसे क्षमा चाहूंगा, हाँ। मैं एक पुस्तक आपको दिखाऊं। ये इन्होंने एक संकलन किया हुआ है अपना पूरा, जो भी इन्होंने पत्र अपनी भविष्यवाणी के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी या अरविंद केजरीवाल या जिनको भी लिखे, ये पूरा उनका एक संकलन है कि इस समय रहते पहले ही जो भी इनको आभास होता रहा उसकी जानकारी इन्होंने उन संबंधित नेताओं को करा दी थी। ये इन्होंने एक पूरा संकलन बनाया हुआ है तारीखों के साथ, और इसके अंदर खाली संकलन नहीं, जिसको कहते हैं सरकारी मोड, जो भी इन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट या जिस प्रकार भी किया हुआ उसके ऊपर उस समय के वो डेट, पोस्ट वाली डेट भी सब पड़ी हुई। जी, अब ये लीजिए, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं बता। इसमें मेरे समरी मैंने लगाई हुई है जी। तो समरी के आधार पे मैं देख के ये बता सकता हूँ कि किस किस को किस समय क्या लिखा गया है जी। तो उन्हीं चीजों को मैं दोबारा से बता देता हूँ। नहीं, आप जनरल बताएं। आपने नरेंद्र मोदी जी को, ये तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आपने 2014 के संदर्भ में भी पहले बता दिया था। 3/3/2014 को मैंने उनको पत्र लिखा था जी, और उनको बताया था भाई मैं ऐसी चीज भगवान लिखवा रहा है, 335 सीटें आएंगी, मेरे ख्याल से इतनी सीटें थी जहां तक मुझे याद आता है, 335 बीजेपी एनडीए को मिली। और फिर आपने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए 2019 में मैंने उनको लिखा। और उससे महत्वपूर्ण है राजस्थान और मध्य प्रदेश का 2018 में मैंने उनको बता दिया था, मैं उसका डेट है मेरे पास उसकी भी, 16/3/18 को मैंने पत्र लिखा था राजस्थान और मध्य प्रदेश को
के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है जी। ये आपने भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखा था, उनके मुखियाओं? हाँ जी, उनके मुखियाओं को लिखा था। मैं जब भी पत्र लिखता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो को, वहां से किसी प्रकार का रेस्पॉन्स आता है विजय जी? नहीं, सिर्फ एक बार रिस्पॉन्स आया मेरे पास। अच्छा। राजीव जी के टाइम में तो पूरा पत्राचार था। लेकिन आपका इंटरव्यू तो बड़े बड़े पत्रकारिता जगत के बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू लिया और बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर भी आपका इंटरव्यू चला। हाँ बिल्कुल चला है जी, एक बार सुधीर। तो लेकिन इसका मतलब ये बाकी के जो राजनेता हैं ये सिर्फ वो आपकी अनुभूति, आपके ज्ञान से लाभ तो उठा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार का सम्मानित या धन्यवाद प्रेषित नहीं करते हैं। हाँ, मैं ये वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद की तो इतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है, मैं उनसे मिलकर देश के भविष्य के लिए जो मुझे अनुभूति होती है, ज्योतिष का कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा उनसे मिलना जरूरी है देश के भविष्य के लिए। आप ये जो सेवा करते हैं, जो भी आपको अनुभूति होती है, जो भी आप बताते हैं, ये पेड सर्विस होती है आपकी या पूर्णतः निःशुल्क है? कोई पेड सर्विस नहीं जी। मेरे पास जब मैंने 2014 में सुधीर चौधरी जी ने मेरा इंटरव्यू किया, उसके बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए। मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, किसी इस काम के लिए मत आना मेरे पास, वैसे आप आए लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं कुछ बता सकता हूँ, ना मेरे पास कोई ज्योतिष। ये जो आपको अनुभूति होती है, विशेष अनुभूति, और जो लगभग ठीक निकलती है, लगभग से 5-7% का ऊपर नीचे हो जाए वो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आपने कहा कि ये व्यक्ति या ये व्यक्ति सत्ता में आ रहा है तो ठीक निकलती है। हाँ, ठीक है सर। तो कुछ विशेष समय पर अनुभूति होती है, या इस अनुभूति के लिए आप कोई विशेष ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तब होती है, या किसी भी समय इस प्रकार का एहसास हो जाता है? जनरली तो सवेरे 4 बजे के आसपास में मेडिटेशन जब बैठता हूँ उसके आसपास होती है मेडिटेशन। देखिए, हम एक चीज स्पष्ट करते हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हम किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे। कहते हैं कि एक कोई शक्ति तो है ऊपर, ज्योतिषीय गणना में कोई विश्वास करे ना करे, हालांकि वो एक प्रॉपर मैथमेटिक्स है, लेकिन इस प्रकार की अनुभूति जो होती है ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति से जुड़ी होती है, और इनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसको कोई लोग कहने को कह सकते हैं कि अंधविश्वास फैलाना। यदि कोई हमारी शास्त्रीय परंपरा को, और ये सब चीजें शास्त्रों के अंदर हैं, इसके लिए ये बेशक कह देते कभी भी इनको अनुभूति हो जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके लिए इनके मन के अंदर आत्मिक रूप से कोई ना कोई विशेष प्रयास, पूजन, नाम, जप, तप अवश्य चलता रहता होगा। विजय जी, आध्यात्मिकता से तो मैं जुड़ा रहता हूँ जी। आध्यात्मिकता से हमने इसलिए कहा सर, कई लोग ना ये सोचते हैं कि भाई चैनल्स पे ये लोग अंधविश्वास, क्योंकि आज के समय में कह देना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चीजें जो हजारों लाखों वर्षों में बनी, उनके ऊपर एकाएक उंगली उठा देना कुछ लोगों की आदत हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है जी। अब आप, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, आपकी पूर्णतः निःशुल्क सेवा है, पूर्णतः निःशुल्क सेवा है, और सेवा ऐसी नहीं है कोई आदमी मेरे पास आए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा जी। ये मुझे अनुभूति होती है, कभी किसी आदमी से मिला तो मैं उसको बता देता हूँ भाई ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहें इसके विषय में। मतलब आम जनमानस अगर कोई परेशानी या कोई पूछना है, वो चीज नहीं है, आपको सिर्फ अंदर से अनुभूति हुई। और अमूनन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विजय जी, आप बड़े लोगों के बारे में ज्यादा अनुभूति करते हैं, ज्यादा अनुभूति होती है, क्योंकि केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ये तो सब बड़े नाम हो गए ना। नाम तो हो गए जी, लेकिन होती उन्हीं के बारे में। कोई मेरा प्रोफेशन तो है नहीं, मैं किताबें पढ़ूं या कुछ करूं, होती उनके बारे में मुझे, और मैं उनको लिख देता हूँ। भाई मैं किसी को कोई गलत काम नहीं लिख रहा, मान लीजिए मैं कहता हूं आपके इससे प्रभावित होकर नमस्कार इंडिया इंटरव्यू जाता है, राहुल गांधी या कांग्रेस से संबंधित कोई व्यक्ति आपसे संपर्क स्थापित करता है कि क्योंकि इस समय आपको पता है कांग्रेस का जो हाल है, तो क्या आपने समस्या तो बता दी कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या उसका निवारण भी है कोई, या निवारण की भी अनुभूति होती है, या खाली समस्या की अनुभूति, या प्रश्न ही खाली? नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे कोई ऐसा मैं किसी का समाधान नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ये एक आत्मिक चीज होती है जो प्रभु से जुड़ते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं, कैलकुलेशन और को तंत्र विद्याओं, मंत्र विद्याओं, उनके अंदर उपाय होते हैं, लेकिन जब अंदर से ही किसी प्रकार की अनुभूति हो रही है तो उस अनुभूति को, हमने ये प्रश्न जानबूझकर किया विजय जी आपसे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उल्टे सीधे प्रश्न करने लगते हैं, इसलिए उनके मन के अंदर कोई ऐसा प्रश्न उपजे, हम आपसे पहले ही प्रश्न कर बैठे। अच्छा, एक जानकारी दीजिए। हाँ जी, बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, हालांकि आसाम बाकी कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में
बंगाल के बारे में कुछ हुआ, आपको कोई महसूस हो रहा है कुछ कि कौन सत्ता में आ सकता है वहां पर, और कितनी सीटों, लगभग कितनी सीटों के साथ देखिए जी, में आ मैंने सकता है? बंगाल के बारे में आदरणीय मोदी जी को, जी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, बंगाल गवर्नर को शायद 3 महीने पहले मैंने पत्र भेजे मैं, जी उनमें सीटों की संख्या लिखी। मेरा ऐसा मानना है जी। सीटें लगभग उतनी रहेंगी। सीटों लगभग कितनी मानते हैं बीजेपी को बंगाल में कितनी आ सकती है, याद है आपको कुछ? हाँ, मुझे जो ध्यान पड़ रहा है मिनिमम 149 रहेंगे, मैक्सिमम 170 रहेंगे। कम से कम 149 अर्थात 149 हाँ जी। और मैक्सिमम अधिकतम 170 170, यही सर? हाँ जी। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, ये आपने लगा रखा है, आप इसमें जूम करें सर जरा थोड़ा सा, ये आपने लगा रखा है जय श्री राम। चलिए, आदरणीय अंतरात्मा की आवाज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आपने पत्र भेजा है, जो भी तारीख आपकी हाँ है, 1 जनवरी 2021 हाँ को, जी। बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम, आसाम का चुनाव, ये अधिकतम 170, हाँ जी। हाँ न्यूनतम 149। जी, हाँ जी। मतलब ये आपने पहले घोषणा करके लगा दिया हाँ है जी, यहाँ हाँ जी, पर। ये आपने भेजा भी हुआ बाई पोस्ट, हाँ भारतीय जी। डाक के द्वारा, हाँ जी, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। संशय नहीं। चलिए, अब ये तो भविष्य के गर्त के अंदर है कि विजय जी की भविष्यवाणी। अब हम, क्योंकि हमारी मुलाकात आज पहली बार हुई है विजय जी से, हम भी इसका गणना का थोड़ा सा अनुमान लगाकर देखेंगे कि कहां तक, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर विजय जी की ये भविष्यवाणियां भाई भूतकाल का ये प्रूफ दे रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, इस अनुसार तो सारी बातें अभी तक की इनकी सटीक है। भविष्य में क्या होता है ये अभी, जिसको कहते हैं ना, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। विजय जी अपनी इस अनुभूति, अपनी इस जीवन दिनचर्या या इससे अलग हटकर कोई और? देखिए जी, मेरा तो एक ही ध्येय रहता है जी, मैंने लिखा भी है, 2014 के बाद राम राज्य की तरफ बढ़ते भारत के कदम। जी सभी प्रधानमंत्री जो भी जिस कार्यकाल में रहे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको। आपने राम राज्य शब्द लिखा, क्या आपने राम मंदिर से संबंधित भी शायद पहले कुछ हाँ, मैंने कहा था आपने? 2014 में जी, जी ये सब चीजें मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को लिख के भेजी थी। जी राम मंदिर का निर्माण होगा जी 370-35 से जी निर्विघ्न, जी बिना किसी खून खराबे के, ये सब चीजें हल होने वाली हैं। ये मैंने लिखा हुआ है और वो पत्र है, मैंने उनको भेजा हुआ है। मैं हमेशा से ये कहता है, कई लोगों से इस विषय में बहस भी हो जाती थी। एक और मैंने इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई जी। मैंने क्या लिखा, भगवान ने जो लिखवाई अनुभूति के द्वारा, 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के निर्विघ्न प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। 17 साल 6 महीने 6 दिन, अर्थात अभी एक और कार्यकाल राहुल गांधी को इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा जी। मतलब 3 बार लगातार प्रधानमंत्री देश। देखिए, ये भी एक भविष्यवाणी के रूप में लिया जाए। यद्यपि इस समय, आज के समय में बहुत से लोग सोच रहे हैं कि शायद अगला कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना बने, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते, मतलब इसी प्रधानमंत्री पद के लिए आप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ जी। पर्टिकुलर देखो, इतने मुझे ज्ञान नहीं जी। ईश्वर ने क्या लिखा है उनकी आयु के बारे में, वो तो ईश्वर जाने जी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मन ये कहता है वो 17 साल 6 महीने 6 दिन देश के प्राइम मिनिस्टर। चलिए, आखिरी नोट पर समाप्त करने से पहले, जो अभी विजय जी ने कहा 17 साल 6 महीने 6 दिन, चलिए कोई बात नहीं, मतलब लगभग 17.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के अंदर, केंद्र की सत्ता के अंदर राज रहे। यह मुलाकात थी। अब इसमें कोई इसको अंधविश्वास कहे वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कहे, लेकिन बात जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और हालांकि ठीक है, वो कहा जाता कि 24 घंटे में आदमी के जिह्वा पर कभी ना कभी सरस्वती विराजमान होती है, और हर व्यक्ति की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है 24 घंटे में एक बार, और वो जो कहता है वो कोई ना कोई बात सत्य निकलती है। लेकिन इस प्रकार के जो प्रिडिक्शंस हैं अपने आप में अचंभित करने वाले तो हैं ही, कम से कम इसीलिए कुछ बड़े चैनल्स ने उनके इंटरव्यूज भी लिए, और नमस्कार इंडिया ने भी आज उनसे बातचीत की। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हुए चर्चा हम करते जरूर चले कोविड के संदर्भ में। और कोविड के संदर्भ में आपको पता है कि इस समय महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी सी बेकाबू हो रही है, यद्यपि दिल्ली के अंदर भी स्थिति थोड़ी बिगड़ती नजर आ रही है इस समय पिछले 24 घंटे में। इसी प्रकार महाराष्ट्र के हालात हैं कि महाराष्ट्र में जो कोविड टास्क फोर्स है, उन्होंने लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है सरकार को।
लेकिन यहां पर फिर एक पेच फंस गया है। और जो शिवसेना की सहयोगी पार्टी है सरकार के अंदर, एनसीपी, वो इस चीज से सहमत नहीं है। नवाब मलिक और उनकी पूरी पार्टी, उनका मानना है कि महाराष्ट्र अब अगले लॉकडाउन को अफोर्ड नहीं कर सकता। जब महाराष्ट्र की बात चली तो महाराष्ट्र की चली बात पर आपको बता दें कि आज 4 पुलिस वाले, तथा जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 4 पुलिस वाले घायल हुए नांदेड़ के गुरुद्वारे में। वहां पर कुछ युवा सिख घुस आए जबरदस्ती और उन्होंने गेट तोड़ के अंदर प्रवेश किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने होला मोहल्ला की किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी थी और उन्होंने अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को यह जानकारी दे दी। अब देखते हैं अंदर किस प्रकार का एक्शन होता है उनके विरुद्ध या नहीं होता है। एक जानकारी आपको और दे दें, महबूबा मुफ्ती के संदर्भ में आपको मालूम ही है, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही, पीछे नजरबंद भी लंबे अरसे तक रही। अब उनका पासपोर्ट बनाने से या जारी करने से मना कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए पासपोर्ट कार्यालय ने मना कर दिया है। ईडी ने जो भी रिपोर्ट सबमिट करी है वो महबूबा मुफ्ती की माताजी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाली रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके आधार पर उनकी माताजी को भी पासपोर्ट इशू नहीं किया गया। अब ये समझ नहीं आता किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, आज भी भारत में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकती है और उसके पीछे क्या तथ्य हैं जो सीआईडी ने रिपोर्ट सबमिट की है, जमा की है। अब ये तो वही लोग जाने। हालांकि ये फिर अगेन बात सीधी सी राजनीति का एक दांव पेच हो गया है या राजनीतिक चर्चा का विषय हो गया है, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो। चलिए अब आपसे आगे की बात करते हुए मैं बड़ा स्पष्ट करूं कि अब 1 अप्रैल से नमस्कार इंडिया अपने बुलेटिन बढ़ाना जा रहा है। हालांकि जो हमारे लाइव डिबेट्स आपसे पहले प्रारंभ हो जाने चाहिए थे, हम चाहते थे संक्रांति जो 14 जनवरी को थी तब से हमारी लाइव डिबेट शुरू हो जाए, नहीं हो पाई। लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि आप नमस्कार इंडिया के ऊपर जो लाइव डिबेट्स हैं वो आगामी जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों से आप देख पाने में सक्षम होंगे। और हम लोग 1 अप्रैल के बाद, अब अभी तक क्योंकि हम एक ही बुलेटिन यूट्यूब या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके ऊपर जारी करते थे, अब हम उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि नवरात्र तक हम 5 बुलेटिन अपने जारी कर दिया करें दिन में कम से कम। इसीलिए क्योंकि देखिए जो हम लोगों को जानते हैं, जिनके नंबर हम लोगों के पास, अब सबको बार बार भेजना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप में से जो भी लोग देखना चाहें, नमस्कार इंडिया से संबंधित जानकारी लेना चाहें, नमस्कार इंडिया के वीडियो के प्रोग्राम को, समाचार को या चर्चाओं को देखना चाहें और लाभ उठाना चाहें उन चर्चाओं से, तो आप लोग नमस्कार इंडिया की वेबसाइट या यूट्यूब पर जो भी हमारे लिंक है उन पर जाकर आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो अब आज की चर्चा के लिए अपनी वाणी को यही विराम देंगे और धन्यवाद व्यक्त करूंगा उन सब लोगों का जिन्होंने भी बिना नशा किए, बिना हुड़दंग किए आज के दुल्हनडी के पर्व को मनाया। नमस्कार।